हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं पैट्रिक किंग की बेहद रोचक पुस्तक रीड पीपल लाइक ए बुक कॉम के बारे में। ये किताब दिखाती है कि हर व्यक्ति की सोच, समझ और व्यवहार का एक पैटर्न होता है। यदि हम इस पैटर्न को पहचानना सीख जाएं, तो हमें उनके इरादों, भावनाओं और निर्णयों को समझने में मदद मिल सकती है, यहाँ तक कि उनका अंदाज़ा लगाने में भी। हर इंसान का व्यवहार उसके जीवन के पिछले अनुभवों, मनोवैज्ञानिक जरूरतों और भावनात्मक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जो व्यक्ति आज जैसा है, वह उसकी बीते हुए जीवन की घटनाओं का परिणाम है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका मित्र छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाता है। जब भी कोई उसकी गलती की ओर ध्यान दिलाता है, वह बचाव की मुद्रा में आ जाता है और बहस करने लगता है। हो सकता है कि यह व्यवहार उसके बचपन से जुड़ा हो। शायद उसे हमेशा ज्यादा डांटा गया हो या ऐसा महसूस कराया गया हो कि वह कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए अब जब भी कोई उसकी गलती निकालता है, उसकी प्रतिक्रिया तुरंत गुस्से में बदल जाती है। यदि आप इस पैटर्न को समझ लें, तो आप उसके अगले कदम का अंदाजा पहले से ही लगा सकते हैं। इसी तरह एक ऐसे व्यक्ति पर ध्यान दें जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, चाहे उसे खुद कितनी ही परेशानी झेलनी पड़े। हो सकता है कि उसकी यह आदत पिछले अनुभवों से आई हो, जहां उसे प्यार और अपनापन तभी मिला हो जब उसने दूसरों की जरूरतों को खुद से ऊपर रखा। इस वजह से अब उसकी प्राथमिकता बन गई है कि वह दूसरों की खुशी में अपनी अहमियत खोजे। किसी व्यक्ति की वास्तविक सोच का पता लगाने के लिए उसके शब्दों और कार्रवाई के बीच के अंतर को देखा जा सकता है। जैसे कोई सहकर्मी कहता है कि उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई उसे आलोचना करता है तो वह दिनों तक परेशान रहता है। इसका अर्थ यह है कि उसके शब्द उसके असली विचारों से मेल नहीं खाते। वह खुद को ऐसा दिखाना चाहता है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत में वह दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह देखना होता है कि लोग अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मान लीजिए कोई इंसान दोस्तों के बीच मजाक करता नजर आता है, लेकिन काम के माहौल में वह बेहद शांत और गंभीर रहता है। इसका मतलब हो सकता है कि वह अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालने में सक्षम है। वहीं यदि कोई व्यक्ति हर जगह एक जैसा व्यवहार करता है, तो वह उसके भीतरी व्यक्तित्व को दर्शाता है और केवल माहौल का असर नहीं होता। कभी कभी लोग बाहरी प्रभाव डालने के लिए एक नकली व्यक्तित्व अपनाते हैं, जैसे कोई हमेशा अपना आत्मविश्वास दिखाना चाहता हो, लेकिन मुश्किल सवाल पूछे जाने पर असहज महसूस करता हो। यह संकेत देता है कि उसका आत्मविश्वास वास्तविक नहीं हो सकता। यदि आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप यह बेहतर समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति सच में कैसा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। हमारे व्यवहार का संबंध हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतों से भी होता है। उदाहरण स्वरूप, कुछ लोगों को हमेशा सही साबित होने की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए वे कभी अपनी गलती नहीं मानते। कुछ लोग हर समय अटेंशन चाहते हैं और बार बार ऐसा कुछ करते हैं जिससे वे सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकें। वहीं कुछ को दूसरों को नियंत्रित करना पसंद होता है, इसलिए वे हर चीज पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की प्रमुख जरूरतों को समझ लें, तो आप उसके व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमेशा ग्रुप में सबसे पहले अपनी बात रखता है, तो यह दर्शाता है कि उसे सबसे अधिक ध्यान पाने की इच्छा होती है। अगर कोई और उसकी जगह ऐसा करना शुरू कर दे, तो संभवतः वह असहज महसूस करेगा और फिर से सबका ध्यान खुद पर केंद्रित करने का प्रयास करेगा। लोगों के फैसलों का विश्लेषण करना भी उनके व्यवहार को समझने का तरीका हो सकता है। जब कोई बड़ा निर्णय लेता है, तो वह केवल तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखता, बल्कि उसके पिछले अनुभव, डर और इच्छाएं भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए कोई व्यक्ति हर बार नए अवसर मिलने पर उसे ठुकरा देता है, क्योंकि उसे कभी कभी लोग अपनी पुरानी जीवन के अनुभवों की वजह से किसी भी जोखिम से बचने की प्रवृत्ति विकसित कर लेते हैं। यदि इस तरह के पैटर्न को पहचान लिया जाए, तो हम भविष्य में उनके फैसलों का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पहले जोखिम लेने में विफल रहा है, तो वह आगे जोखिम उठाने से कतराएगा। वहीं यदि किसी ने यह सीखा हो कि तत्काल अवसर पकड़ना ही सफलता की कुंजी है,
तो वह बिना ज्यादा सोच विचार किए हर नए अवसर को अपनाने के लिए तैयार रहता है। मानव व्यवहार के पैटर्न को समझने से हमें न केवल उनके व्यक्तित्व को बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलती है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी सुदृढ़ करने में सहायक होता है। यदि आप अपने दोस्तों, पार्टनर या सहकर्मियों की आदतों और अनुभवों को समझ लेते हैं, तो उनके प्रति अधिक धैर्यवान हो सकते हैं और बेहतर तालमेल बना सकते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन हर व्यक्ति का एक हिस्सा होता है। लोग समय के साथ बदलते हैं, लेकिन यह बदलाव भी अक्सर एक पैटर्न का अनुसरण करता है। जब आप इस परिवर्तन के पैटर्न को समझ लेते हैं, तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा और वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। लोगों को बेहतर तरीके से समझने के लिए उनके शब्दों पर ही नहीं, बल्कि उनके हाव भाव और व्यवहार पर ध्यान देना भी जरूरी है। किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव अक्सर उसकी असली भावनाओं को उजागर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका दोस्त कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज धीमी है, नजरें झुकी हुई हैं और उसका कंधा ढीला पड़ा हुआ है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह वास्तव में ठीक नहीं है। चेहरे के हाव भाव सबसे मुखर संकेतक होते हैं जो किसी की भावनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। जब कोई खुश होता है तो उसकी आंखें चमकती हैं और चेहरा खुला लगता है, जबकि दुखी होने पर उसकी आंखों में भारीपन आ जाता है, भौं झुकी होती है और उसका चेहरा सख्त दिखने लगता है। इसी तरह डर, गुस्सा, चिंता या हैरानी जैसे भावनाओं के अपने अनोखे एक्सप्रेशन होते हैं, जिन्हें समझने से हम किसी की मानसिक स्थिति को भांप सकते हैं। एक अन्य उदाहरण लें। यदि आपके ऑफिस का कोई सहकर्मी दावा करता है कि उसे किसी से कोई परेशानी नहीं है, पर जब वह व्यक्ति कमरे में आता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है, नजरें टकराने से बचती हैं और उसके हाथ अनजाने में मुट्ठी बन जाते हैं। इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे उस व्यक्ति से असल में कोई समस्या है। इसलिए लोगों को सही तरीके से समझने के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और पिछले अनुभवों का निरीक्षण करना सीखें। ऐसा करने पर आप न केवल उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बल्कि उनके आगामी फैसलों का अंदाजा लगाने में भी माहिर हो जाएंगे। व्यक्ति का शरीर अक्सर उन भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर देता है जिन्हें वह शब्दों में छिपाने की कोशिश करता है। बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से इंसान के हाव भाव और मुद्राएं उसकी वास्तविक स्थिति को उजागर कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बातचीत में रुचि रखता है तो उसका शरीर स्वाभाविक रूप से आगे की ओर झुका होगा, उसकी आंखें उस व्यक्ति या विषय पर केंद्रित रहेंगी और उसकी भौहें हल्की सी ऊपर उठी होंगी। दूसरी ओर, अगर कोई ऊब रहा होता है तो उसकी पीठ पीछे की ओर झुक जाती है, आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं और हाथ अक्सर किसी सतह पर टिके होते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वह लगातार अपने पैर हिला रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है या फोन चेक कर रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति बेचैन है या बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले रहा। इस तरह के छोटे इशारे हमें यह बताने में मदद करते हैं कि सामने वाले की असली भावना क्या है। हालांकि इन संकेतों को सही तरीके से समझने के लिए संदर्भ का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हर व्यवहार का अर्थ परिस्थिति पर निर्भर करता है। मान लीजिए, अगर किसी ने अपनी बाहें मोड़ ली हैं, तो इसका अर्थ केवल नाराजगी नहीं हो सकता है उसे ठंड लग रही हो। इसी तरह यदि किसी की आंखें थोड़ी झुकी हुई हैं, तो इसका मतलब उदासी ही नहीं हो सकता, वह शायद थका हुआ हो। यही वजह है कि हमें अलग अलग संकेतों को एक साथ देखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपनी बाहें मोड़कर खड़ा है और इसके साथ उसकी भौहें तनी हुई हैं, होंठ कठोर दिख रहे हैं और शरीर थोड़ा पीछे झुका हुआ प्रतीत होता है, तो यह इन संकेतों के सामूहिक रूप से यह दर्शा सकता है कि वह व्यक्ति नाराज या रक्षात्मक महसूस कर रहा है। इसी तरह यदि कोई मुस्कुरा रहा हो लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक न हो और वह बार बार अपनी गर्दन को छू रहा हो, तो यह संकेत मिलकर बता सकते हैं कि वह शायद असहज या परेशान है और सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है। इन संकेतों को समझना न केवल निजी रिश्तों में सहायक होता है, बल्कि पेशेवर जीवन में भी उपयोगी साबित होता है। जैसे यदि किसी मीटिंग में आपका बॉस कह रहा है कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी लगी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की बजाय
हल्की झुंझलाहट नजर आ रही हो और उसके हाथ निष्क्रिय ढंग से टेबल पर रखे हों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह औपचारिकता निभा रहा है और वास्तविकता में संतुष्ट नहीं है। इस तरह के संकेत पकड़कर समय रहते सुधार किया जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज का एक और फायदा यह है कि इसका उपयोग किसी की ईमानदारी परखने में किया जा सकता है। अगर कोई खुद को निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा रही हो, उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही हो और वह अपने हाथों की उंगलियां मसल रहा हो, तो इन संकेतों से पता चल सकता है कि वह शायद सच नहीं बोल रहा। यह कला धीरे धीरे अभ्यास से विकसित होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के हाव भाव और चेहरों के भावों को ध्यान से देखने की आदत डालने से समय के साथ समझने की क्षमता बढ़ जाती है। हालांकि यह भी जरूरी है कि हर व्यक्ति की सामान्य आदतों को पहले समझा जाए। जैसे यदि कोई सामान्यतः बहुत एनर्जेटिक हो और दिन चुपचाप बैठा हो, तो यह एक संकेत हो सकता है कि कुछ समस्या है। इसी तरह शांत स्वभाव वाला व्यक्ति अचानक अत्यधिक हाव भाव दिखाए, तो यह भी असामान्य माना जा सकता है। अंततः लोगों की भावनाओं को सही ढंग से समझना न केवल संवाद सक्षम बनाता है, बल्कि रिश्तों को बेहतर बनाता है। हर इंसान के व्यवहार के पीछे भावनात्मक या तर्कपूर्ण कारण होते हैं। कोई प्रयास करता है क्योंकि वह सफलता चाहता है, कोई बचत करता है क्योंकि उसे भविष्य की चिंता होती है, कोई मदद करता है क्योंकि वह खुशी चाहता है, और कोई झूठ बोलता है क्योंकि वह किसी मुसीबत से बचना चाहता है। अगर हमें यह समझ जाए कि किसी इंसान को किन चीज़ों से खुशी मिलती है और वह किन परिस्थितियों से डरता है, तो हम काफ़ी हद तक उसके भविष्य के व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं। हर इंसान के दो मुख्य प्रेरणात्मक तत्व होते हैं: खुशी प्राप्त करना और दर्द से बचना। लोग अपने निर्णय और कार्यवाही दोनों को इस आधार पर तय करते हैं कि क्या उन्हें इससे अच्छा महसूस होगा या उन्हें किसी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। यदि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखना शुरू करें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह किन चीज़ों की ओर आकर्षित होता है और किन चीज़ों से दूरी बनाना चाहता है। यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी की प्रेरणा के मूल को जान लेते हैं, तो उनके निर्णय लेने की प्रवृत्ति का भी अनुमान लगा सकते हैं। मसलन, मान लीजिए कि ऑफिस में आपके दो सहकर्मी हैं। एक व्यक्ति हमेशा ज्यादा मेहनत करता है, अतिरिक्त काम लेता है और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति कम से कम काम करने की कोशिश करता है, जोखिम लेने से बचता है और नई जिम्मेदारियों से दूरी बनाता है। इनमें इतना बड़ा फर्क क्यों है? पहली नजर में लगता है कि पहला व्यक्ति सफलता पाने की खुशी से प्रेरित होता है। उसके लिए प्रमोशन या अपनी पहचान बनाने का विचार खुशी देता है। उसे विश्वास है कि मेहनत करके वह उस लक्ष्य को हासिल कर सकेगा जो उसे प्रसन्न करता है। दूसरी तरफ दूसरा सहकर्मी शायद विफलता के डर से संचालित होता है। वह गलतियां करने से घबराता है, आलोचना से बचने की कोशिश करता है और ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता जिससे उसे बाद में परेशानी हो सकती हो। यदि आप इन दोनों लोगों की प्रेरणा को समझ जाएं, तो यह अंदाजा लगाना आसान होगा कि वे नया प्रोजेक्ट मिलने पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। पहला सहकर्मी उत्साहित होकर प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति शायद बहाने बनाएगा या कम जिम्मेदारी लेने की राह खोजेगा। इसी तरह यदि आप किसी दोस्त को सुझाव देते हैं कि वह जिम जाना शुरू करे, तो उसकी प्रतिक्रिया उसकी प्रेरणा पर निर्भर करेगी। अगर वह खुशी पाने के उद्देश्य से प्रेरित होता है, तो सोच सकता है कि जिम जाने से उसकी फिटनेस बेहतर होगी, वह अच्छा महसूस करेगा और उसकी पर्सनैलिटी निखर जाएगी। लेकिन अगर वह दर्द से बचने के लिए प्रेरित होता है, तो जिम उसे बीमारियों से बचने का उपाय लगेगा, जैसे मोटापे की समस्या से छुटकारा या भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत। दोनों ही लोग जिम जा सकते हैं, मगर उनकी वजह अलग अलग होगी। एक को उसमें खुशी दिखेगी, जबकि दूसरा उसे जोखिम कम करने का तरीका मानेगा। इसी तरह जल्द गुस्सा होने वाले व्यक्ति के व्यवहार का कारण समझने के लिए उसकी भावनाओं की जड़ें खोजना जरूरी है। हो सकता है कि उसे बचपन में बार बार अपनी बात साबित करनी पड़ी हो, जिसके कारण अब वह हर बहस में खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह आत्मसम्मान को लेकर बेहद सतर्क रहता हो और जब भी उसे लगे कि कोई उसकी इज्जत कम कर रहा है, तो वह गुस्से में प्रतिक्रिया देता हो।
यदि आप उसके गुस्से के पीछे छिपे कारण को समझ जाएं, तो यह जानना आसान हो जाएगा कि वह किन परिस्थितियों में गुस्सा करेगा और उसे शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। डर भी लोगों के व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। कुछ लोग अपनी सामाजिक छवि को लेकर बहुत सतर्क होते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। ऐसे लोग हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे सही कपड़े पहने, सही शब्द बोलें और किसी सामाजिक गलती से बचें। दूसरी ओर कुछ लोग पैसों को लेकर बेहद सावधान रहते हैं क्योंकि उन्हें गरीबी का डर सताता है। ऐसे लोग बचत पर खूब ध्यान देते हैं, अनावश्यक खर्चों से बचते हैं और कभी भी गैर जरूरी चीजों पर पैसा नहीं लगाते। किसी व्यक्ति के डर और खुशी के स्रोत की पहचान करके आप ये समझने लगेंगे कि उसका व्यवहार भविष्य में कैसा होगा। इससे न केवल उसके साथ बेहतर तालमेल बैठाया जा सकता है, बल्कि उसे सही दिशा देने में भी मदद मिलेगी। डर और खुशी की चाहत इंसानी फैसलों और व्यवहार के पीछे छिपी दो महत्वपूर्ण मोटिवेशनल ताकतें हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एक दोस्त रिश्तों को लेकर बेहद सतर्क रहता है। वह किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता, ज्यादा खुलता नहीं और हर नए रिश्ते में जाने से पहले खूब सोच विचार करता है। ऐसा हो सकता है कि उसने अतीत में किसी रिश्ते में गहरी चोट खाई हो और अब वही दर्द दोबारा सहने से बचना चाहता हो। यही कारण है कि वह हर नए रिश्ते को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतता है। यदि आप यह समझ लें कि उसके व्यवहार का कारण दर्द से बचाव है, तो आप यह भी जान सकते हैं कि उसे भरोसा दिलाने के लिए आपको क्या करना होगा। कुछ लोगों का व्यवहार दिखावे पर आधारित होता है। वे महंगी चीजें खरीदते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं और अपनी सफलता को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करते हैं। इसके पीछे उनकी खुशी और दर्द से बचने की चाहत हो सकती है। उन्हें तारीफ और पहचान से खुशी मिलती है, इसलिए वे अपनी जीवन शैली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि लोग उनकी सराहना करें। वहीं कुछ लोग साधारण जीवन जीने पर दूसरों के कम आंकने के डर से ऊबते हैं और हर समय अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यदि आप किसी ग्राहक से डील कर रहे हैं, तो उसके मोटिवेशन को समझना बेहद अहम है। कोई ग्राहक कुछ खरीदता है ताकि वह खुश रह सके। ऐसी स्थिति में आपको उसे यह दिखाना होगा कि आपका प्रोडक्ट उसकी जिंदगी को कितना बेहतर बनाएगा। वहीं अगर कोई ग्राहक सिर्फ नुकसान से बचना चाहता है, तो आपको उसे यह समझाने की जरूरत है कि आपके प्रोडक्ट की अनुपस्थिति कैसे उसके लिए नुकसानदायक होगी। बच्चों के मामले में भी यही मोटिवेशन काम करता है। वे या तो अच्छे नंबरों और तारीफ पाने के लिए पढ़ाई करते हैं या फेल होने पर सजा के डर से। माता पिता यदि यह समझ सकें कि उनके बच्चे किस मोटिवेशन से प्रेरित होते हैं, तो वे उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इंसानों के फैसले अक्सर खुशी पाने या दर्द से बचने के इर्द गिर्द घूमते हैं। कोई व्यक्ति अच्छी नौकरी इसलिए ले सकता है क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, खुशी, या फिर वह पुरानी नौकरी से तंग आ चुका हो, दर्द से बचाव। इसी तरह शादी एक साथी की जरूरत, खुशी या अकेलेपन के डर, दर्द के तहत हो सकती है। यदि आप यह समझ लें कि किसी व्यक्ति का जीवन किस मोटिवेशन, खुशी या दर्द से चला रहा है, तो आप उसके अगले कदमों का अंदाजा लगा सकते हैं और उसके निर्णयों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हर इंसान की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन गहराई से देखने पर ये ज़रूरतें एक क्रम में चलती हैं। कुछ लोग पैसा कमाने और अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कुछ प्यार और रिश्तों में दिलचस्पी रखते हैं और कुछ अपने करियर, पहचान और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं। इंसानों की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स नामक एक सिद्धांत दिया। इसमें इंसानी ज़रूरतों को 5 स्तरों में बांटा गया है, जहां सबसे नीचे की ज़रूरतें बुनियादी होती हैं और जैसे जैसे व्यक्ति इन ज़रूरतों को पूरा करता है, वह अगले स्तर की ओर बढ़ता है। पहला स्तर शारीरिक ज़रूरतों का होता है, जिसमें खाना, पानी, नींद और बुनियादी आराम शामिल हैं। यदि ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो व्यक्ति का ध्यान इन्हीं पर केंद्रित रहेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और पैसे की कमी से जूझ रहा है, तो उसकी चिंता सबसे पहले अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की होगी।
इस दौरान उसे रिश्तों या आत्मसम्मान जैसी चीजों की परवाह नहीं होगी। उसकी प्राथमिकता जीवन को स्थिर करने की होगी। यही कारण है कि जब हम किसी से बात करें या उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करें, तो हमें देखना चाहिए कि उसकी प्राथमिक जरूरतें किस स्तर पर हैं। अगर कोई इंसान बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है और आप उससे यह कहें कि उसे आत्म विकास पर ध्यान देना चाहिए, तो संभवतः वह इसे गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकता दूसरे स्तर पर सुरक्षा की जरूरतों का महत्व समझना जरूरी है। इस स्तर पर व्यक्ति नौकरी की स्थिरता, घर, स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा जैसे पहलुओं पर ध्यान देता है। जब उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो वह अपनी जिंदगी में स्थिरता चाहता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है लेकिन उसे हर समय नौकरी खोने का डर बना रहता है, तो उसकी चिंता पैसे से आगे बढ़कर सुरक्षा की ओर केंद्रित हो जाती है। ऐसे में वह वे फैसले करेगा जो उसे ज्यादा स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करें, भले ही वह बड़े अवसरों को नजरअंदाज कर दे। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, तो वह जोखिम लेने में अधिक सहज हो सकता है। लेकिन अगर कोई हर समय अनिश्चितता और डर में जी रहा है, जैसे उसकी नौकरी या घर सुरक्षित नहीं है, तो उसका व्यवहार सतर्क रहेगा। वह बदलाव से बचना चाहेगा और ऐसी चीजों से दूरी बनाएगा जो उसकी स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं। तीसरे स्तर पर सामाजिक जरूरतें आती हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी और सुरक्षा की जरूरतें पूरी कर लेता है, तो वह रिश्तों, दोस्ती और समाज से जुड़ाव की तलाश करता है। इस स्तर पर उसे यह एहसास होता है कि केवल पैसा और सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, उसे अपनापन और किसी के साथ की जरूरत होती है। ऐसे समय में लोग रिश्तों को ज्यादा महत्व देते हैं और समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहा हो और आप उसे करियर में आगे बढ़ने की सलाह दें, तो हो सकता है कि वह उत्साहित न हो, क्योंकि उसकी प्राथमिकता इस समय किसी के साथ का एहसास है। इसी कारण जब कोई इंसान इस स्तर पर होता है, तो उसकी प्राथमिकताएं उसके दोस्तों, परिवार और संबंधों के इर्द गिर्द घूमने लगती है। आप देख सकते हैं कि वह हमेशा लोगों के साथ समय बिताने में रुचि रखता है। अगर वह इस स्तर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो वह उदासी या असहजता महसूस कर सकता है। चौथे स्तर पर आत्मसम्मान की जरूरतें आती हैं। जब कोई व्यक्ति रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव से संतुष्ट होता है, तो उसे पहचान और सम्मान की आवश्यकता महसूस होने लगती है। इस स्तर पर व्यक्ति चाहता है कि उसके काम की सराहना हो, उसकी सफलता को स्वीकार किया जाए और उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा जाए। यही वजह है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां दिखाने में रुचि रखते हैं, क्योंकि उन्हें इससे सम्मान और पहचान मिलती है। इस स्तर पर लोग अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, नए कौशल सीखते हैं और अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस स्तर पर है, तो उसे प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि उसे यह महसूस कराया जाए कि वह मूल्यवान है और उसकी उपलब्धियों को सराहा जाता है। यदि आप किसी को देखें जो हमेशा अपने काम की तारीफ चाहता है, तो संभव है कि वह आत्मसम्मान की जरूरतों के स्तर पर हो। ऐसे लोग यही सुनना पसंद करते हैं कि उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि यही उनकी प्रेरणा होती है। पांचवा और सबसे ऊंचा स्तर आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान और पहचान पा लेता है, तो अब वह खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इस स्तर पर व्यक्ति केवल पैसे, रिश्ते या पहचान के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीने का प्रयास करता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं। वे कला, विज्ञान, नवाचार, समाज सेवा और आत्म विकास जैसी गतिविधियों में रुचि लेने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस स्तर पर हो और आप उससे केवल पैसे कमाने की बात करें, तो संभवतः ये उसे ज्यादा प्रेरित नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं अब बदल चुकी होती हैं। वह अब खुद की भलाई से आगे बढ़कर समाज और दुनिया के हितों के बारे में सोचने लगता है। यदि आप यह समझ पाते हैं कि कोई व्यक्ति मास्लो की जरूरतों की सीढ़ी पर किस स्तर पर खड़ा है, तो आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे किस चीज से
प्रेरित किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की प्राथमिकताएं बुनियादी जरूरतें हैं तो उसे सुरक्षा और स्थिरता चाहिए। अगर वह रिश्तों की तलाश में है तो उसे अपनापन चाहिए। यदि वह पहचान चाहता है तो उसे सराहना चाहिए। और यदि वह आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच चुका, हम अक्सर मानसिक और भावनात्मक तकलीफों से खुद को बचाने के लिए कुछ विशेष तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। ये मैकेनिज्म हमें सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम इनका उपयोग कर रहे हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार से उसके डिफेंस मैकेनिज्म को समझ लें तो उसकी असली भावनाओं और डर को जानने में मदद मिल सकती है। मान लें कि कोई लगातार अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता है और हमेशा दूसरों पर दोष डालता है। इसका मतलब हो सकता है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बच रहा हो, क्योंकि इससे उसका आत्मसम्मान प्रभावित हो सकता है। ऐसे में उसका दिमाग उसे एक आसान रास्ता दिखाता है दूसरों पर दोष डालने का। यह व्यवहार प्रोजेक्शन कहलाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरियों को दूसरों में देखने लगता है। उदाहरण के लिए, जब कोई गुस्से वाला व्यक्ति खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है और जब उसे बताया जाता है कि वह गुस्सैल है तो वह कहता है, मैं गुस्सैल नहीं हूं, तुम ही चिड़चिड़े हो। यह भी प्रोजेक्शन का एक उदाहरण है, जहां वह अपनी नकारात्मक भावना को दूसरों पर डालता है। एक अन्य डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल, यानी सच्चाई को मानने से इनकार करना। इसमें व्यक्ति किसी स्पष्ट सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर देता है क्योंकि इसे स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल होता है। जैसे, यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खर्च करता है और कर्ज में डूब चुका है, लेकिन जब इस बारे में उससे कुछ कहा जाता है तो वह जवाब देता है, मेरे पास सब कुछ नियंत्रण में है। ये उसका डिनायल मैकेनिज्म होता है, जिसमें वह वास्तविकता से बचने की कोशिश करता है। कुछ लोग रशनलाइजेशन यानी तर्क देने से अपनी गलतियों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसी परीक्षा में फेल हो जाए और कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यह परीक्षा बेकार थी, तो वह असलियत में निराश महसूस कर रहा होता है। लेकिन निराशा से बचने के लिए वह अपनी विफलता को खुद से स्वीकारने की बजाय परीक्षा की अहमियत ही नकार देता है। रिप्रेशन भी एक सामान्य डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें व्यक्ति अपनी दर्दनाक यादों या भावनाओं को अवचेतन मन में दबा लेता है ताकि उन्हें सामना न करना पड़े। उदाहरण के तौर पर, यदि बचपन में किसी बच्चे को बार बार डांटा गया हो तो वह बड़ा होकर उन यादों को भूल सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग उन कड़वी यादों को इतना गहराई में दबा देता है कि सतह पर आती ही नहीं। हालांकि ये दबाई गई भावनाएं उसके वर्तमान व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। रिग्रेशन एक ऐसा व्यवहार है जिसमें व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए बचपन जैसी हरकतें करने लगता है। जैसे किसी ऑफिस कर्मचारी पर दबाव बढ़ने के कारण वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन दिखाने लगे। ये व्यवहार संकेत करता है कि वह अपने बचपन के उस दौर में लौट रहा है जहां गुस्से के जरिए उसे ध्यान और सहारा मिलता था। डिस्प्लेसमेंट एक और मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को उस असली व्यक्ति पर नहीं निकालता जिसके कारण वह परेशान हुआ हो, बल्कि दूसरों पर निकाल देता है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में बॉस की डांट सुनकर घर पर परिवार या दोस्तों पर गुस्सा निकालना। सब्लिमेशन एक सकारात्मक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं को रचनात्मक कार्यों में बदल देता है। यदि कोई बहुत गुस्सैल व्यक्ति खेल, व्यायाम या कला में अपनी ऊर्जा लगा दे तो वह अपनी भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त कर सकता है। कई कलाकार और खिलाड़ी इसी मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। इन सभी मामलों में यदि हम इन पैटर्न्स को पहचान सकें तो हम व्यक्तियों के असली डर, तकलीफें और भावनाएं बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको यह समरी ज्ञानवर्धक लगी होगी। अपनी राय साझा करें और धन्यवाद इसे अंत तक पढ़ने के लिए।